गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम 10th क्लास का 15 चैप्टर स्टडी कर रहे थे, आवर एनवायरनमेंट। तो उसमें हमने जो मेन पोर्शन है वो कर लिया था। इसके 2-3 टॉपिक्स हमारे बचते हैं, तो आज हम उनको स्टडी करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था, फूड वेब के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि जो बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं वो कनेक्टेड होके फूड वेब बनाती हैं। ठीक है, एक ही सोर्स के ऊपर बहुत सारे इंडिविजुअल्स डिपेंडेंट होते हैं और आपस में वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसी का फूड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो उससे जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे स्पीशीज़ होंगी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी। अगर एक स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारी फूड चेन डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए फूड वेब की यहाँ पे हमारे नेचर में मॉडिफिकेशन की गई है कि फूड वेब यहाँ पर है कि एक ही सोर्स के ऊपर बहुत सारे इंडिविजुअल्स डिपेंडेंट हो सकते हैं। आप ग्रास ऊपर ग्रास भी खा सकता है, कुछ और भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से फूड वेब हमारा बनता है। तो फूड वेब से ही कनेक्टेड एक टर्म है हमारी, वो है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन एनी केमिकल कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फूड। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई भी केमिकल लगातार किसी बॉडी में फूड की हेल्प से एक्यूमुलेट होता जा रहा है, उसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। तो इसमें जैसे ये एक फ़िश यहाँ पे शो की गई है, अगर मान लिया ये फ़िश छोटी थी तो इसने जो जू प्लैंक्टन से यहाँ पर एनगल्फ किए थे उनके अंदर कुछ केमिकल था, तो लगातार वो उनको खा रही है। तो धीरे धीरे क्या है, इसकी बॉडी में केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, वो केमिकल्स हार्मफुल हो सकते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होंगे, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं ज़्यादातर उसमें केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहे हैं और कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों से अफेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को। तो वो एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। इसी के साथ एक टर्म आती है बायो मैग्निफिकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द प्रोसेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। यहाँ पर क्या है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो कोई केमिकल है, अगर वो कहीं भी किसी भी फूड चेन में एंटर कर जाता है तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर उसका लेवल इंक्रीज होता रहता है। और ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है स्मॉल प्लैंक्टन्स का। अब क्या है, स्मॉल प्लैंक्टन्स के अंदर एक्वेटिक बॉडी थी, एक्वेटिक बॉडी के अंदर DDT था। DDT स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, DDT वहाँ पर था। तो DDT की यहाँ पे हमने जो क्वांटिटी ली है वो ली है 10 ppm, 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो एक स्मॉल जू प्लैंक्टन के अंदर इतना DDT था। तो एक स्मॉल फिश ने क्या किया, बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को जब ईट किया, फीड किया, तो उसके अंदर बहुत सारे DDT की जो कंटेंट था वो इंक्रीज हो गया। मान लिया इसने 10 जू प्लैंक्टन्स खाए तो इसके अंदर 100 ppm DDT हो गया। अब इसी तरह से अगर एक बड़ी फिश बहुत सारी स्मॉल फिशेस को खाएगी तो उसके अंदर भी बहुत सारा DDT एक्यूमुलेट हो जाएगा। और इसी तरह से एक बड़ी फिश बहुत सारी बड़ी फिशेस को एक बहुत ज़्यादा बड़ी फिश खाएगी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो DDT है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हर एक लेवल पे केमिकल का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक ट्रॉफिक लेवल है, फूड चेन है। हमारी फूड चेन में केमिकल का जो लेवल इंक्रीज हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो इसका एक हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि किसी तरह से एक्वेटिक बॉडी से जो DDT है वो कहीं ना कहीं हमारे बर्ड्स के अंदर भी आता जा रहा है। और बर्ड्स के जो एग्स होते हैं, एग्स का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो DDT अगर उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो क्या करता है, उनकी जो शेल है, शेल की कवर को बहुत ज़्यादा थिन कर देता है, जिसकी वजह से टाइम से पहले ही उस एग की हैचिंग हो जाती है और जो बर्ड्स हैं वो मर जाते हैं। तो इसी तरह से जो बर्ड्स हैं उनका लेवल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन एक बहुत ही अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद आता है हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जो अगर हम चेंजेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस,
एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। ठीक है, जो एनवायरनमेंट में अगर चेंज होता है वो हमें अफेक्ट करता है। ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, एनवायरनमेंट को चेंज करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो उनमें से जो मेन प्रॉब्लम है वो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना। ठीक है, ओजोन लेयर लगातार डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओजोन क्या होती है। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। ठीक है, 3 molecules of oxygen are there in ozone. Ozone layer is largely found in stratosphere. ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली लेयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ओजोन लेयर मिलती है। तो ये कितनी सी लेवल से इसकी हाइट है, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स तक। जो ओजोन है वो डेडली पॉइजनस होती है ग्राउंड लेवल पर। अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो पॉइजनस होती है। लेकिन अगर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। अब ओजोन लेयर बनती कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, लाइट की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ओजोन बनती है। जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 1800 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक, तो इतनी फ्रिक्वेंसी की जब लाइट पड़ती है तो वो ओजोन स्प्लिट हो जाती है नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन होकर O3 फॉर्म करती है जो कि ओजोन है। ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल UV रेडिएशन ऑफ द सन। ओजोन लेयर क्या करती है? सूरज से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको धरती पे आने से रोकती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लिविंग बींग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। ये हमें स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। मतलब अगर हमारी स्किन के ऊपर जो UV रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ें, ठीक है, तो UV रेज क्या करती हैं, हमें स्किन कैंसर कॉज करती हैं। ठीक है, कैटरैक्ट कॉज करती है आइज़ में, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देती हैं और प्लांट्स को भी डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, UV रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और धरती पे आने से रोकती है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या है, जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है। तो सबसे पहले जो इसकी थिकनेस थी वो जो कम हुई थी उसको ऑब्जर्व किया गया था अंटार्कटिका में 1985 में, और वहाँ पे एक ओजोन होल को ऑब्जर्व किया गया था कि उस एरिया में ओजोन लेयर थी ही नहीं। ठीक है, तो रीज़न क्या क्या हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन के? वो हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ज़्यादा यूज़। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली हैं क्या? सिंथेटिक इनर्ट केमिकल। ठीक है, सिंथेटिक केमिकल है और इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है फ्रेऑन, विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। रेफ्रिजरेंट्स में भी की फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब फ्रिज या रेफ्रिजरेटर वगैरह डिस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। एक सिंगल क्लोरीन का जो एटम होता है वो 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो CFCs में बेसिकली क्या है, क्लोरीन्स हैं, क्लोरीन एटम्स हैं, तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। एक प्रोग्राम चलाया गया था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया था, एक प्रोटोकॉल बनाया था किसके अगेंस्ट? CFC की प्रोडक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो CFC हैं उसकी प्रोडक्शन को 1986 लेवल तक कम किया जाए, और इस प्रोटोकॉल को नाम दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक लॉ होता है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाता है ताकि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज जिसकी वजह से हो रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन पे रोक लगाया जाए, या कोई भी और एनवायरमेंटल इशू हो तो उसको ठीक करने के लिए प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? CFC की प्रोडक्शन से रिलेटेड है।
ठीक है, जिसमें CFC की प्रोडक्शन को फ्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल सारी कंट्रीज इसकी मेंबर थी उस टाइम पे। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज थी इसकी मेंबर्स थी जिन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया था। इसके बाद बात करते हैं गार्बेज डिस्पोजल की। गार्बेज आपको पता ही है। ठीक है, तो उसका डिस्पोजल किस तरह से होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट्स, garbage accumulation and its disposal especially in urban areas। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या फिर जितना भी अर्बन एरिया बना है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं तो क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो उसका डिस्पोज ऑफ किस तरह से होना चाहिए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। एक है ओपन डंपिंग का। ओपन डंपिंग में क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को किसी भी सिलेक्टेड एरिया में, जो टाउन का कोई सिलेक्टेड एरिया है वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। अब वो पोल्यूशन कॉज करता है। कोई भी एरिया है अगर वहाँ पे बहुत सारा गार्बेज होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर मतलब पोल्यूशन ही क्रिएट करेगा। अगर वो ओपन है, कोई भी किसी भी चीज़ से कवर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी फंगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी उस सामान को, उस सॉलिड वेस्ट को इधर उधर फैला देते हैं, तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। दूसरा है लैंड फिलिंग। इसमें क्या है, जो वेस्ट हैं दे आर डम्प्ड इन लो लिविंग एरिया। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर कम पॉपुलेशन हो वहाँ पर उसको डंप कर दिया जाता है और बुलडोज़र की हेल्प से उसको रोल करके कंपैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लैंड फिलिंग एरियाज़ होते हैं, कई बार जैसे थोड़ा शहर के बाहर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ और फंगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन होती है और स्मेल आती है। तो इसको थोड़ा ऐसे एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे अर्बन एरिया ना हो या फिर पॉपुलेशन कम हो। एक जो इसमें मेथड है वो है कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट पीट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उसकी डायमेंशंस इस तरह से हो सकते हैं 2 × 1 × 1 मीटर। ठीक है, फिर उसको उस कंपोस्ट पीट के अंदर डाल के उसको सॉइल से कवर कर देते हैं। फिर कुछ 3 महीने के बाद जो गार्बेज है वो डिकम्पोज हो जाता है, उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है और वो ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज हो जाता है। फिर उसको मैन्योर को आप फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, खेतों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका भी एक तरह से रिसाइकलिंग हो जाती है, मतलब डिकम्पोजिशन हो जाता है। फिर एक है प्रोसेस रिसाइकलिंग की। रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उनको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर मटेरियल्स में तोड़ दिया जाता है। फिर उस मटेरियल से नई नई आइटम्स बना दी जाती हैं। तो कई नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनको भी रिसाइकल किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक को भी मेल्ट करके उससे नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसे कांच है, पेपर है। ठीक है, पेपर को ज़्यादातर रीयूज़ किया जाता है। ठीक है, रीयूज़ के मेथड में क्या है, सिंपल कन्वेंशनल मेथड है जिसमें किसी भी टेक्निक से किसी भी चीज़ को आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेपर है, पेपर को जैसे जो अच्छा पेपर होता है ना उससे न्यूज़पेपर बना दिए जाते हैं, या फिर और ज़्यादा बेकार हो जाता है तो एनवेलप्स बना दिए जाते हैं उससे। तो इस तरह से मटेरियल का रीयूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है उसका डिस्पोजल इस तरह से होना चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से, मतलब हमारा एनवायरनमेंट या कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उससे अफेक्ट ना हो और हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान उससे ना पहुंचे। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।